हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं परिमाप। तो अब हम पढ़ेंगे किसी आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। कल हमने पढ़ा था परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या है? बाहर बाहर जो आप जो भी रेखाएं देखते हैं या किसी चीज़ की बाहर की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, उसका पूरा योग परिमाप होता है। अब हम जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल ना परिमाप के अंदर की बात है। जब आप परिमाप के अंदर आते हैं, किसी भी चीज़ की बाहरी आवरण से जब आप अंदर प्रवेश करते हैं, तो जो भी क्षेत्र उस जगह ने घेरा हुआ है, जैसे कि अगर हम मोबाइल की बात करें कि अगर हम मोबाइल को एक धागे से चारों तरफ से देख लेते हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का पूरा योग कितना है, तो वो परिमाप हो गया। और जो मोबाइल ने जो स्थान घेरा हुआ है, जहाँ हमने मोबाइल को रखा है, वो स्थान जितना मोबाइल ने घेरा, वह स्थान इसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ ये करें कि ये कोई खाने बने हुए हैं, इस खाने में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक क्षेत्र है। ठीक, तो अगर हम ये कहते हैं कि इसने कितने खाने घेरे हुए हैं इस चित्र ने, तो हम क्या करेंगे, सभी खानों को गिन लेंगे। ठीक है, और इन सभी खानों को जैसे ही हम गिनेंगे, हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ कितने खाने घेरे हुए हैं? 1, 2 और 3 पूरे खाने, और आधा यहाँ, तो आधा आधा मिलके 1, तो 4 पूरे खाने और ये 4.5। तो इसने पूरी कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है? 4.5 खाने। तो हमने इसको जोड़ लिया, पूरे खाने को और 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने इसको बोल दिया कि इतना जगह इसने घेरा हुआ। अब जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, एक तो ये परिमाप के अंदर का ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो, तो ये एक तो इसका क्षेत्रफल हो गया। मान लीजिए अगर हम पूछ रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, अगर यह ए हो और बाकी बी सी डी हो, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल ए बी सी डी के अंदर जो क्षेत्रफल है वह कितना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देख रहे हो यह लंबाई है ए बी। ठीक है, और जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करते हो, ठीक, इस चौड़ाई से, आपको इसका पूरा क्षेत्रफल मिल जाता है। अब देखो, परिमाप में हमने क्या पढ़ा था? लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ते हो और उसके बाद 2 से गुणा कर देते हो। लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं, तो हम लंबाई के साथ क्या कर रहे हैं? चौड़ाई को गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी एक लंबाई है, जैसे 3 खानों की अगर हम बात करें, 3 खानों की इसकी लंबाई हो रही है, और चौड़ाई क्या हो रही है इसकी? 1 खाने की चौड़ाई हो रही है। अगर हम सिर्फ इतने की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इतनी दूरी की अगर हम बात करें, तो देख रहे हो लंबाई इसकी 3 खाने की है और चौड़ाई 1 खाने की है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1, तो हुआ ना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि जो भी अंदर का क्षेत्रफल है वो कितना होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में आप गुणा करते हो तो उतना हो जाता है इसका क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर वही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ लीजिए कि 1 खाना। तो ये कितने खाने हैं? अगर हम इनको जोड़ दें, पूरे को जोड़ दें इस क्षेत्रफल को, तो भी हो जाएगा। इनको हम पहले बराबर भागों में बांट लेते हैं और इनको जोड़ लेते हैं। तो अगर इनको हम बराबर भागों में बांटा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 खाना है, तो ऐसे 3 खाने अगर हमें एक लंबवत मिल रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ऊर्ध्वाधर हमें 5-5 खाने मिल रहे हैं 3 बार, तो इनको हम अगर जोड़ें तो 15 आएगा। और जोड़ने की ही क्रिया तो गुणा कर जाती है ना, तो हम इनको 5 को और 3 से जैसे ही गुणा करते हैं तो फिर हमें 15 मिल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ भी आपको कहीं दिक्कत हो, आप प्लीज़ एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। भुजा, चारों भुजाएं इसकी समान बराबर होती हैं, तो हम किसी भी एक भुजा को ले सकते हैं और उसका स्क्वायर कर सकते हैं। या यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 लंबवत हैं और 4 ही ऊर्ध्वाधर हैं। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। तो अगर आप वर्ग का भूल भी रहे हो ना, एक चीज़ समझ लो, आयत हो या वर्ग हो, मतलब एक ही है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप जैसे ही लंबाई और चौड़ाई में गुणा करते हो, आपको मिल जाएगा
कि कोई भी वस्तु है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 और 4 में गुणा करो, आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। अब देखो जब भी आप गुणा करते हो तो ये जो मात्रक है ना इसका, जैसे सेंटीमीटर यहाँ पर जो है, तो इनका भी तो आपस में गुणा होगा ना, तो इसलिए स्क्वायर हो जाते हैं। ओके, अगला अब आप एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर कि 10 गुणे 10 मीटर, ठीक है, माप की एक दीवार है। अगर ये दीवार है तो इसकी लंबाई क्या है 10 और चौड़ाई क्या है 10, तो इसका मतलब क्या है कि यह एक वर्ग है। तो अब क्या है कि 10 गुणे 10 माप वाली एक दीवार में 3 गुणे 2 मीटर, यहाँ पर देखो यह 3 है तो लंबाई क्या हो गई इसकी 3। अब दरवाजे की बात है तो ये ऊंचाई होगी ना, 3 गुणे 2 मीटर माप का एक दरवाजे का फ्रेम लगाया जाना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने की मजदूरी 2.5 रुपए हो तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का कुल मजदूरी खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम बाहर पूरी दीवार का पता करें तो पूरी दीवार का कितना होगा क्षेत्रफल, पूरी दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। पूरी दीवार का क्षेत्रफल होगा 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर में है ना, तो 100 मीटर स्क्वायर पूरी दीवार का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको ये जानना है कि जो दरवाजा है उस दरवाजे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इसको हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो हमें इसका भी मिल जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर 6 मीटर स्क्वायर इसका बन जा रहा है। तो दरवाजे का क्षेत्रफल कितना हो गया 6, ठीक 6 मीटर स्क्वायर, और दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया 100। और जब हम बात करेंगे इसके दरवाजे को छोड़कर दीवार का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे ना, अब क्योंकि पेंट तो हमें सिर्फ दीवार को कराना है, तो इसमें क्या हो गया 94, क्योंकि 100 में से हम 6 को घटा देंगे तो 94 हो गया ना। और अब अगर 94 1 मीटर स्क्वायर का पेंट का खर्च 2.5 रुपए है तो 94 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो आराम से आप इसको गुणा कर लो 94 के साथ 2.5 का, ठीक, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन, हाँ नीचे सॉल्यूशन दिए हुए हैं लेकिन आप सॉल्यूशन मत देखना, आप सिर्फ पहले क्वेश्चन को देखो। एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर इसका पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब क्षेत्रफल का देने का क्या मतलब हुआ, इसकी जो लंबाई है वह दी हुई है और इसकी जो चौड़ाई है इसका गुणनफल दिया हुआ है। तो इसका गुणनफल कितना दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि सीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो, सीट की जो लंबाई है यह लंबाई इसने दे दी है 25 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी होगी। अब आप जानते हो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब गुणा करते हैं दो संख्याओं में तो उनका जो गुणनफल होता है वह एक संख्या से अगर भाग दिया जाए तो दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाती है। मतलब दो संख्याओं के गुणनफल में अगर एक संख्या से हम भाग दें तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमें इसका पूरा पता है, इन दोनों का गुणनफल हमें पता है, और एक संख्या से अगर एक संख्या भी पता है तो अगर हम एक संख्या से भाग देते तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी ना। तो बिना नकल किए जरा इसको कर लो। तो और देखो अब इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा है आयताकार सीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो जब आप दूसरी भुजा को प्राप्त कर लोगे आपको पता चल जाएगा दूसरी भुजा कौन सी है, तो फिर आप उसमें पहली भुजा और दोनों दूसरी भुजा को जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि इसका परिमाप कितना है। और एक काम ना आप खुद करो दिमाग में। अगला क्वेश्चन में देख लो, अनु अपने घर के सामने वाले बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। मान लो यहाँ पर अनु का घर है, ठीक, ये घर हो गया इनका, और इन घर के सामने ये इनका बागीचा है। तो और इनको बाड़ लगाने, भाई अपने घर की तरफ से तो बाड़ लगाएंगी नहीं, बाड़ तो उधर ही लगाएंगी ना जिधर से रास्ता होगा या आने जाने का कोई होगा। तो इन्हें ना यहाँ पर बाड़ लगानी है, ठीक। तो इस बाड़ को लगाने के लिए इसकी एक लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई चलो ये वाली जो लंबाई है ना ये 20 मीटर है और बाकी दो लंबाइयाँ 12 मीटर है। तो ये हो गया 12 मीटर दोनों। राइटिंग एकदम मेरी LKG के बच्चों जैसी हो रही है, देख लो, सॉरी 12 मीटर। तो आप ये देखो अब क्या पूछा 150
रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च बताओ। तो बाड़ लगानी है ना, तो बाड़ कहाँ लगाओगे, अंदर तो लगाओगे नहीं, बाहर लगती है। बाड़ मतलब किनारा, किनारा मतलब परिमाप। सीधी सी बात है भाई, इन तीनों को जोड़ दो। ठीक, आसान सा है ना, इन तीनों को ही जोड़ दो। और जैसे ही आप इन तीनों को जोड़ोगे आपको मिल जाएगा कि पूरी दूरी कितनी है, और दूरी पता चल जाएगी तो आपको बाड़ लगाने में कितनी दूरी है वो मिल जाएगा। और उसमें आप क्या करोगे, जो दूरी आपको मिल रही है ना, उसमें आप 150 रुपये 1 मीटर का है तो उतनी दूरी का कितना होगा। जैसे देखो, यह 12 12 24 24 और 20 44 हो गया, 44 मीटर इनका जो परिमाप है, तीन तरफ का जो दूरी है उसका परिमाप हो गया इनका 44 मीटर। अब 150 रुपये 1 मीटर का है तो 44 मीटर का क्या होगा, तो 144 में 150 से आप गुणा कर दो तो उतने रुपए आ जाएंगे बाड़ लगाने का खर्च। अब हम देखेंगे त्रिभुज। आयत में त्रिभुज भी तो बन सकते हैं ना, जैसे आप रेखाएं खींच देते हो तो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक आयत है, इसमें अगर हम एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं उस आयत में तो 2 त्रिभुज बन गए। देख लो 2 त्रिभुज बन गए। ऐसे ही वर्ग में आपने 2 तिर्यक रेखाएं खींच दी तो 4 त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज ऐसे बनाए जा सकते हैं आयत के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आयत का पता हो क्षेत्रफल या परिमाप, आयत का क्षेत्रफल या परिमाप पता हो तो आप इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल और परिमाप पता कर सकते हो ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 भाग 2 3 और एक 4 भाग बन रहे हैं ना एक में। अगर हम पूरे का क्षेत्रफल पता कर लें तो उसमें अगर एक का पता करना हो, एक त्रिभुज का, तो अगर हम पूरे इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाए तो क्या करेंगे, उसमें अगर बटा 4 कर दें, मतलब 4 से भाग दे दें तो हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा ना। समझ रहे हो इस बात को, ये इसका चौथा भाग भी तो है। जैसे कि हम क्या बताते थे कि किसी भी चीज़ का 4 भाग कर दो तो 1/4 उसका 1 भाग होता है। तो हमने यहाँ पर 4 भाग किए तो इसका 1/4 ही हो गया ना। ठीक, ऐसे ही अगर इसमें हम कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हमने एक तिर्यक रेखा खींची थी तो ये 2 बराबर भागों में बट गया था ना। तो अगर हमें आयत का क्षेत्रफल पता हो तो आयत के क्षेत्रफल का जो आधा होगा वो 1 भाग का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज के। आ रहा समझ में। देखो कोई भी त्रिभुज हो ना, कोई भी त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज है तो उस पे आयत बन सकता है। ठीक, देखो बन गया ना। कोई भी त्रिभुज हो, एज सच आप समकोण त्रिभुज ही ले लो। तो ये देखो यहाँ से आप बनाओ, ऐसे आयत बन गया। देखा कितना इजी है। तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, आयत के आधे भाग के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई को आधा कर दें तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा ना। बोलो भाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, इसमें जरूरत क्या होती है, लंबाई की और चौड़ाई की। तो आयत में जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, ये जो लंबाई देख रहे हो ना, ये लंबाई आधार हो जाती है। इसमें ये जो लंबाई है आयत की वह त्रिभुज का आधार हो गया। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई होती है यह त्रिभुज का आधा ऊंचाई हो जाती है। ठीक, यह त्रिभुज की ऊंचाई हो गई जो इसके लिए चौड़ाई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को अगर हम गुणा कर लेते हैं तो आयत का हमें पता चल जाता है। तो अगर इन दोनों का ही गुणा करके अगर हम आधा कर लें तो हमें त्रिभुज का भी पता चल जाएगा। अब जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र का क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के आधे हैं। कैसे आधे हैं ये समझ में नहीं आ रहा हो, एक दूसरे के सर्वांगसम है दोनों पार्ट। यहाँ से उठाओ इसको और एक बार में इसको पलट दो, यूं पलट दो एक बार। अब देखो जैसे ही आप इसको पलटते हो ना, यह ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखो आप इस पार्ट को इस पार्ट पे रख सकते हो ना। AEBF पर आप FCDE को रख सकते हो। क्या पता चला, दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है ना। और सर्वांगसम होने के लिए शर्त क्या होती है कि वह उसका आधा पार्ट होगा।
कोई भी वस्तु दूसरे की सर्वांग सम तभी होगी जब उसका आधा पार्ट होगी। जैसे मान लो कोई वृत्त ही है, वृत्त को अगर आप पूरा मोड़ रहे हो, आधा से मोड़ोगे तभी तो उसका सर्वांग सम होगी ना। तो कोई भी वस्तु एक दूसरे का सर्वांग सम तभी होती है दूसरी वस्तु का जब वे या तो उसका आधा पार्ट हो या दो अलग अलग वस्तुएं हो। तो अगर जैसे कि एक रोटी है, उस रोटी का आपको सर्वांगसम करना है एक दूसरे का, तो क्या करोगे, आपस में एक दूसरे पे परत मोड़ दोगे। जैसे ही मोड़ोगे आधी आधी बराबर रोटियां आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही इस पर भी एक क्या हुआ, एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। अब अगला देखो, और यहाँ पर जितना भी देख रहे हो ना, इन सभी में कितनी अलग अलग मतलब भुजाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रफल दिए हुए हैं, लेकिन इन सब का क्षेत्रफल की खास बात यह है कि सब के सब आयत के आधे हैं। इन सबको अगर पता करना हो ना तो आयत का आधा कर लो, ठीक है, पता चल जाएगा कि इनका पूरा क्षेत्रफल कितना है। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। समांतर चतुर्भुज आपको पता है, ऐसे सीधा सा जानो, जो तिरछा हो ना वो समांतर चतुर्भुज हो गया भाई। ऐसे इन पर ऊपर से आप लंब डाल सकते हो और 90 डिग्री का बना सकते हो। मतलब ये समझो ना, एक आयत में जब थोड़ा सा आगे निकला हुआ पार्ट होता है जब दोनों तरफ, तो सर्वांगसम चतुर्भुज होता है। आराम से समझो अपने लैंग्वेज में। अच्छा, जानते हो सर, इससे जब भी मैं देखती हूँ समांतर चतुर्भुज को, तो मुझे ना एक खास चीज याद आती है, खाने वाली बर्फी ऐसी होती है ना बिल्कुल। तो ये चीज जब भी आप देखो तो समझ लेना कि, और जब भी बर्फी खाओ ना तो समांतर चतुर्भुज को जरूर याद करना है, क्योंकि देखो इसके दो पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो आगे निकले हुए हैं, देखा। अब इस पार्ट को यहाँ पर आप उठा के रख दो, ठीक, इस पार्ट को उठाया और यहाँ पर लगाया, क्या बना, आयत बन गया ना। जैसे ही आपने यहाँ वाले पार्ट को उठाया, कट किया और दूसरी जगह पे रख लिया तो ये आयत बन गया। तो इसका जो देखो, इसका भी क्षेत्रफल ना आयत के क्षेत्रफल जैसा ही होता है। अब इसमें भी हमने पहले इसकी लंब बना लिया, एक लंब जैसे ही हम बनाया तो यह इसकी ऊंचाई हो गई, और आयत में भी हमें ऊंचाई ही प्राप्त होती है, और नीचे आधार होता है, आधार को हम क्या कह सकते हैं, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस पे जो ऊंचाई होती है इसकी चौड़ाई हो जाती है, जहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाता है, और यहाँ आप आराम से एक समकोण त्रिभुज बना सकते हो, देख रहे हो। तो इसका भी अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, लंबाई गुणे, मतलब लंबाई का मतलब आधार, आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब आयत की चौड़ाई। तो अगर आपको किसी भी समांतर चतुर्भुज की चौड़ाई दी हुई हो, मीन्स की ऊंचाई दी हुई हो, तो आप उसका और क्षेत्रफल दिया हो तो आप उसकी लंबाई या फिर आधार कहें, आप उसे ज्ञात कर सकते हो। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होगे। अच्छा, पता है आजकल ना जमीनें भी ऐसे मिलती हैं। फाजिल नगर में एक जगह है हाईवे की तरफ, वहाँ पर एक घर है सड़क के किनारे, मतलब हाईवे के किनारे एक घर है, और घर ना बिल्कुल ऐसे ही है, समांतर चतुर्भुज। मैं बचपन से उसे देखती आ रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे लगता है ना सड़क के किनारे किसी ने बर्फी रखती हो, मीन्स एकदम तिरछी। बचपन से मुझे समझ नहीं आता कि ये कोने वाला जो भाग है इसका ये लोग करते क्या होंगे, दोनों तरफ ऐसे निकला हुआ। और मुझे ये नहीं समझ आता, जब जमीन खरीदने गए तो इन्होंने दूसरे से भी इतनी वाली जमीन ले क्यों नहीं ले ली, भाई पूरा ही लेके बना लेते, एक सीधा बना लेते, आयत बन गया होता। एक समांतर चतुर्भुज में घर बना लिया, समझ ही नहीं आता यार। सारे वहाँ पे ना सारे ज्योतिष भी फेल हो जाएंगे, ये जो घर के बनाने वाले होते हैं ना डिजाइनर, वे भी फेल हो जाएंगे कि इसमें कहाँ पर केंद्र है इसका, और कैसे इस घर का हम क्या मोल्डाइज करेंगे। अब मान लो यहाँ पे पूरब बना दिया, छोड़ो ये सब बातें, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ये सब बातें तो फिर बाद में करेंगे। ये देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्या हुआ कि जितना भाग एक तरफ निकला होता है ना आगे की तरफ, उतना ही भाग पीछे खाली भी होता है। तो आप जैसे ही अगर आगे और पीछे वाले भाग को जोड़ दो तो आपको एक आयत प्राप्त हो जाता है, देखो यहाँ पर। और बिल्कुल एक बर्फी वाला शेप है। घर पे ना बर्फी खाते समय कभी इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैथ कितना ईजी है, और मैथ खाने पीने हर जगह पे है। देखा, बन गया ना आयत, ऐसे बनता है। अगला देखो, ये रहा। अब देखो इनका आपको क्षेत्रफल बताओ। अब
ए इनका आधार है 7 सेंटीमीटर और इनकी ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर। 25 सत्ते बोलो, 25 से 7 बार में गुणा करते हो तो कितना आता है? 175। ठीक, तो 17.5 सेंटीमीटर क्या हुआ इसका क्षेत्रफल। आपको इससे मतलब नहीं है कि ए कितना है, आप इसको जानो ए कितना है, ए ऊंचाई। तो जैसे आप किया ना, आपको मिल गया इसका क्षेत्रफल। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी देख लो, यह 7 सेंटीमीटर, ठीक, और ये है 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो इस समांतर चतुर्भुज की का क्षेत्रफल कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। 7 के 21 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर आधार, ठीक है, आधार, और यहाँ पर ये जो निकला हुआ भाग है इसका जो ऊंचाई आप कह सकते हो, इसकी ऊंचाई नहीं कह सकते, लंबाई, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वह भी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ भी ये 7 सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम परिमाप निकालें तो क्या होगा? 7 5 12, 12 दूनी 24, इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर। इसका 7 5 12, 12 दूनी 24, इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर। तीसरे का भी देखो, 7 5 12, 12 दूनी 24, चौथे का 7 5 12, 12 दूनी 24। मीन्स कि परिमाप सबका सेम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि परिमाप सेम होने पर क्षेत्रफल भी सेम हो। देख लो यहाँ पे भाई, 25 सत्ते क्या कहा था मैंने? 175, ठीक है। तो 17.5 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हुआ, यहाँ 7 21 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है, जबकि दोनों का ही परिमाप सेम है। तो यह आवश्यक नहीं है कि परिमाप बराबर होने पर क्षेत्रफल भी बराबर हो। इस बात पर खास तौर पे आप ध्यान देना, क्योंकि इनकी ऊंचाइयां बदल जाती हैं और ऊंचाई बदलते ही इनका क्षेत्रफल भी बदल जाता है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो हमने क्या जाना था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह आयत के क्षेत्रफल से बन सकता है ना। त्रिभुज जो ये वाले त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, इनको ऐसे बढ़ाओ और ऐसे मिलाओ, क्या बना? समांतर चतुर्भुज। यानी कि अगर यहाँ से एक हम लंब खींचते नीचे ई से इस पे, और ए क्या बन गया? ए। ओके, अब ये क्या बन गया हमारे लिए? अब हमें पता करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने इसको क्या किया, पहले हमने चेंज कर लिया इसको समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज के बाद हमने देखा कि इसकी ऊंचाई क्या है और आधार का आधार देखा, और बस हमने गुणा किया AD इंटू AE, ठीक। ए बचपन में ऐसे ही लिखते थे हम, बिल्कुल धीरे धीरे। आज हम उसको मिस कर रहे हैं बिल्कुल। AD इंटू AE, लो होता है AE। ये क्या है? AD इंटू AE। अब ये क्या हो गया? हमारे पूरे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। भाई ऊंचाई हमें पता है, लंबाई हमें पता है, मतलब आधार और ऊंचाई दोनों पता है, तो हम किसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? समांतर चतुर्भुज का। और समांतर चतुर्भुज या आयत का ही क्षेत्रफल हो गया। अब इसका आधा था त्रिभुज, तो हमने इसका क्या किया? आधा कर दिया, 1/2। सिंपल, आ गया हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। कोई सूत्र याद करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, कुछ नहीं याद करना यार, कुछ मत करो, बस समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, बाकी सब सही है। तो आपको किसी भी चीज का सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा एक सूत्र याद करो, एक परिमाप के लिए आयत का और एक क्षेत्रफल के लिए आयत का। परिमाप में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा करना है, और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देना है, बस सिंपल। जब आप समांतर को बनाओ तो समांतर में ऊंचाई दी होगी और आपको पता चल जाएगा, और जब त्रिभुज का निकालना हो तो उसी आयत के क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करके और उसका 1/2 कर देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकल जाएगा। तो आज हम ना सब कुछ चित्रों के माध्यम से समझ रहे हैं, आराम से हम कर सकते हैं इसको, बिल्कुल हमें ना कोई बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है। अब जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एक यह है
त्रिभुज है, ठीक है। यह त्रिभुज है ABC, ओके। हमें पता करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक ऊंचाई ली और ऊंचाई हमें पता है कि इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 6 सेंटीमीटर इसकी आधार है, इसका BC से आधार 6 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना था इसका ना, इसका, ठीक। तो हमने क्या किया कि आधार गुणे ऊंचाई कर दी, ठीक। 6 गुणे 4 या 6 गुणे 4 क्या हुआ, एक समांतर चतुर्भुज अगर इसका बनता तो उसका क्षेत्रफल। अब 24 हो गया, अब जो भी हुआ छोड़ो, सीधा समझते हैं। और उसका हमने कर दिया आधा। हमें पता चल गया ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। अब 2 से 4 को काट दो भाई, या फिर 6 चौके 24 करो और 2 से भाग दे दो, आ गया 12। या फिर 2 से 4 को कट कर दो, 2 और 2 से 6 में गुणा कर दो, 12, ठीक। तो आया समझ में ये कैसे हो रहा है। किसी का भी ना आराम से आप निकाल सकते हो, बस ऊंचाई आपको देखनी है और उसका आधार आपको देखना है। और समांतर चतुर्भुज आपको पता ही है, मतलब चतुर्भुज समझो, चतुर्भुज का सीधा समझो कि आधार गुणे ऊंचाई करनी होती है। और इसमें जब इसका आधा त्रिभुज होता है तो 1/2 करना होता है। कुछ नहीं याद करना है आपको। अब यह देखो एक क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा और संगत ऊंचाई क्रम से 4 और 3 सेंटीमीटर। ये हुआ इसका आधार, मतलब एक भुजा 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है ना ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। हम पहले ही जानते हैं आधार गुणे ऊंचाई, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक। कुछ भी नहीं करना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अब इसमें देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको हमने आधार माना तो इसका मतलब ये हुआ इसका लंब होने के मतलब ये हुआ इसकी ऊंचाई। तो अगर हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो हमारा क्षेत्रफल पता है और हमें ये भी पता है जब दो संख्याओं में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें एक संख्या से भाग देने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 24/4 करो, सीधा फंडा, कुछ करना ही नहीं है। आज हम इतना बेसिक पढ़ रहे हैं ना कि इसके बाद आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं इसमें, ठीक। 4 छक्के 24 आ गया, x का मान 6 सेंटीमीटर। अगला देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये भैया इसकी लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, एक है भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो, और आधार CD की संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, CD इसकी संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ना, में 3 से हमने गुणा किया और हमें इसका क्या मिला, क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। अब हमें पूछा है कि अगर यह आधार हो, ठीक, आधार यह हो तो अब देखो भाई, क्षेत्रफल तो बदलने वाला नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल इस पूरे का है, तो यह तो बदलने से रहा, क्षेत्रफल कभी नहीं बदलेगा। अब आधार हमें पता है, अब आधार 4 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा अभी मिला है ना हमें क्षेत्रफल, उसी क्षेत्रफल में हम 4 से भाग दे देंगे, हमें x का मान पता चल जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर x इसकी ऊंचाई हो गई और यह इसका आधार हो गया, ठीक। तो हमने क्या किया कि 18 हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब इसी 18 में हम भाग देंगे 4 से, ठीक। 4 चौके 16, बचा कितना, 2, 4 बचे 20, 4.5 आ गया, 4.5 सेंटीमीटर x का मान हो गया। अब उतना ईजी एक और क्वेश्चन, इसको देख लो भैया, बहुत ही ईजी है ये ना। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, त्रिभुज है, तो 3 सेंटीमीटर ये आधार हो गया और ऊंचाई हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बता दो जल्दी से, 6 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 और हमें पता चल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। आ रहा है समझ में, आधार गुणे ऊंचाई यह होता है चतुर्भुज का और इसका आधा होता है इसका त्रिभुज, ठीक। तो
अब अगला देख लो, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ ये पूरा है QR 4 सेंटीमीटर, PS 2 सेंटीमीटर। और अब इसका क्या होगा, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो 4 दूनी 8 और 1/2। ठीक, 8 में 8 का आधा कर दो, आ गया कितना 4। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका, हाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर, तो इसका आधार क्या होगा, BC पूछ रहा है। ठीक, तो BC हम कैसे लगा सकते हैं, अब देखो 36 क्या है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2। 1/2 किसके लिए, मतलब त्रिभुज के लिए 1/2, और उसके बाद आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है हमारा 3। ठीक, और ये मान लो हमें पता ही नहीं है भाई BC क्या है, ठीक, हमें BC नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 36, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से 2 को, और 3 से भाग दे देंगे, हमें मिल जाएगा। या फिर 3 से कट कर दो पहले 36 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 12 दूनी 24। तो इसका इसकी लंबाई क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और हम ना बिल्कुल अब पेंसिल तो हम अपनी चलाने से रहे, आप इसको सॉल्व करो। देखो इसका आपको अगर करना है पहले वाले का, तो आप क्या करोगे, सॉरी ये देखो 7 चौके 28, बस सिंपल सा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है, 3 इसका लंब है, 5 इसका आधार है, 5×15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। अगर इस त्रिभुज का सिर्फ बनाना हो तो क्या करोगे, 5×15 15/2 आ गया समझ में, यह इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इस चतुर्भुज की बात करें C की, तो 2.5 गुणे 3.5 इस पूरे चतुर्भुज का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो आधार यहाँ है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई क्या है 4.8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करोगे और इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी देख लो 2 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ आधार है और 4.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। अब आप बता सकते हो ना, ऐसे सिर्फ एक बार गुणा करना है। हमें लगता है आप अच्छे से समझ चुके होगे अब तक। ठीक है, ऐसे आप देखो निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको बस वैसे ही करना है, पहले आपको आधार गुणे ऊंचाई और उसको बाद उसको आधा कर देना है। 4×3 12 को आधा कर दो आधा भाई, 12 को आधा कर दो, आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही दूसरा भी आपको करना है। ये आपका आधार यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी ऊंचाई है, और बस इन दोनों में गुणा कर दो आ जाएगा और आधा कर दो। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये सीधा दिया हुआ है ना, 4×3 12 12/2 6। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी 2 × 3/2। ठीक, यह हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब अगला बचता है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।